चलिए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कोई भी सिस्टम पढ़ने से पहले सब हम लोग को पता होना चाहिए कि इस सिस्टम के बारे में हम लोग की जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, उसमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो पूरे बॉडी को क्या होना चाहिए, पूरे बॉडी में मौजूद जो सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, हमारे सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को रिस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचाता है। ये तो था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। ऐसे रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ऐसे रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो हर सिस्टम का अपना अपना फंक्शन होता है, तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सेल को जिंदा रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। ये सेल है, इस सेल को लिविंग स्टेट में रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आता कहाँ से है, न्यूट्रिएंट्स से आता है। न्यूट्रिएंट्स किस में होता है, फूड्स में। तो डेली हम खाना खाते हैं तो खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिलता है हमारे सेल में। बट जो फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल एज इट इज सेल को एनर्जी नहीं दे सकता। इस सेल को फूड पार्टिकल एज इट इज एनर्जी नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो फूड पार्टिकल्स है अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। बेसिकली सेल बहुत छोटा है ना, इसको अंडर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो बेचारा बहुत छोटा होता है, और छोटी चीज बड़ा खुराक कैसे ले लेगा। तो इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में बनाया गया है, इसीलिए ताकि इस सेल को है ना, इस सेल को एनर्जी अगर हासिल हो तो सबसे पहले फूड पार्टिकल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाए, यानी उसको एब्जॉर्बल फॉर्म में बनाया जाए, ताकि हमारे सेल उसको अच्छे से ले पाए। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया हमारी बॉडी में। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल। जब हम फूड पार्टिकल को ओरल कैविटी में लेते हैं, तो हमारा जो फूड पार्टिकल जो ओरल कैविटी में जाता है, तो इसमें मौजूद जो टूथ होते हैं है ना, इस फूड पार्टिकल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, और इसमें मौजूद जो टंग होता है ना, इस फूड पार्टिकल्स को इधर उधर करता है, ताकि इसमें सलाइवरी जूस मिल जाए। और सलाइवरी जूस में वाटर का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, और इसमें सलाइवरी अमाइलेज भी होता है। तो ये जो वाटर इसमें ऐड हुआ है, ताकि फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन है ना हो पाए। क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, सलाइवरी अमाइलेज हमारे सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट यानी बॉइल स्टार्च का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। तो वाटर ऐड हो गया। अब ये फूड पार्टिकल कैसा हो गया, जब ये सलाइवरी जूस इसमें ऐड होता है ओरल कैविटी में, जिसको बोलते हैं बोलस। तो वाटर ऐड हो गया, तो यानी बोलस अब आसानी से नीचे सरक पाएगा है ना, और स्टमक तक पहुंच पाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। पूरे जीआईटी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी वेव लाइक मूवमेंट होता है, ताकि खाना आगे बढ़े। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड कैमिकल। मैकेनिकल का मतलब हमारे मौजूद दांत है, उसको चीरते हैं, फाड़ते हैं। और केमिकल का मतलब क्या होता है, एंजाइम। केमिकल का मतलब एंजाइम, ठीक है। यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है ना, यानी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी जूस का फॉर्मेशन करता है, इसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऐसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक एंजाइम पाए जाते हैं, लाइक पेप्सिनोजन यानी पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। पेनक्रियाज में मौजूद पेनक्रियाटिक एंजाइम लाइक प्रोटियोलिटिक एंजाइम या प्रोटियोलिटिक एंजाइम या लाइपेजेस लाइक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एक तरीके से एंजाइम क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कराने में मदद करते हैं।
तो इसलिए हम लोग इसको मैकेनिकल और केमिकल दोनों कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज? तो सी प्लस फॉर्म में तोड़ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स दो तरह का होता है। डेली हम रोटी चावल और, है ना, रोटी चावल दाल या चिकन मटन जो भी खाते हैं, तो रोटी और चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। और जो रोटी या चावल उसको हम दाल से खाते हैं तो एक प्रोटीन भी लेते हैं डेली हम। और जो दाल या है ना, दाल है या चिकन, उसको हम तेल में, अगर दाल को छोंका लगाते हैं तेल में, उसको बनाते हैं, फ्राई करते हैं, तो एक तरीके से फैट भी लेते हैं। तो सबसे अगर देखा जाए तो हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है डेली, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट से मिलती है। इस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका आता है विटामिन, मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स, है ना, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है। और वाटर, इससे हम एनर्जी लेते हैं, और ये हमको जो विटामिन या मिनरल्स या मेटाबॉलिज्म, यानी वाटर एक तरीके से मेटाबॉलिज्म को चलाता है, और विटामिन या मिनरल्स, है ना, ये एक तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एक तरीके से हमको बीमारी से बचाता है। क्लियर चीज? तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चीज है? मैक्रो और माइक्रो। तो डाइजेशन का क्या मतलब हुआ? क्यों डाइजेशन होना चाहिए, हम लोगों ने सीखा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारा, है ना, ये पूरा सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हो रहा है चीज? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल, समझ रहे बात को? पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक तरीके से ये ट्रैक प्रोवाइड कराता है, यहाँ से खाना होकर जाता है ना, और जैसे जैसे खाना आगे बढ़ता है तो इसका डाइजेशन होता चला जाता है। ये एक तरीके से प्राइमरी ऑर्गन है, डाइजेस्ट सिस्टम का एक प्राइमरी ऑर्गन जहां खाना होकर गुजरता है। लेकिन एक्सेसरी ग्लैंड की बात करें तो ये हमारे खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं, है ना। ये एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल को उसको प्राइमरी भी बोलते हैं, और ये क्या होता है? सेकेंडरी। प्राइमरी डाइजेस्टिव ग्लैंड और प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी। ओके, तो इससे खाना यहाँ से आगे के बढ़ता हुआ जाता है, जैसे जैसे खाने का डाइजेशन होता चला जाता है। तो एसेसरी ग्लैंड कुछ ऐसे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, लाइक लीवर। लीवर हमारा राइट साइड में होता है, एब्डोमेन में राइट साइड में होता है, जस्ट, है ना, चेस्ट के नीचे, डायफ्राम के नीचे। और इसमें मौजूद गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, क्लियर है चीज? और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है? ड्यूडेनम के जस्ट बीचों बीच में पैनक्रियाज रखा हुआ होता है। और हमारे माउथ कैविटी में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था, कहाँ कौन होता है वहाँ, है ना, वो हम लोगों ने सीखा। तो बेसिकली जो एसेसरी ग्लैंड है, यानी जो गल ब्लैडर है, ये बाय जिसको स्टोरेज करता है, यानी लीवर,
लीवर एक तरीके से बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है और गॉलब्लैडर स्टोरेज का काम करता है। ऐसे ही पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी जूस का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक तरीके से एसेसरी ग्लैंड हैं जो खाने को डाइजेस्ट कराने में मदद करते हैं। यानी बाइल जूस में जब खाना हमारा आगे बढ़ता हुआ आता है तो इस बाइल ये हमारा स्टमक में जो मौजूद फैट मॉलिक्यूल्स हैं, इस फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है। इस फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है तो इसमें मौजूद जो बाइल जूस है ना, जब गॉलब्लैडर हमारा जब खाना हमारे इस डिडनम में आता है तो गॉलब्लैडर हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है? क्योंकि डिडनम में मौजूद जो सेल है एक तरीके से ये है ना, जब खाना यहाँ पे पहुंचता है तो एक तरीके से कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज करती है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन है ना, इस गॉलब्लैडर को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है कि भैया यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स आया हुआ है, आप इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दो, तभी तो पेनक्रियाटिक लाइपेज इस पर काम कर पाएगा। अगर आप इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ पाओगे तो पेनक्रियाटिक लाइपेज इस पे काम नहीं कर पाएगा। तो ये दौड़ता हुआ जाता है गॉलब्लैडर के पास कोलेसिस्टोकाइनिन, और ये गॉलब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है ताकि अपना जो भी मटेरियल रखे हो आप उसको बाहर निकाल दो, ये रिक्वेस्ट करता है। और साथ ही साथ दौड़ता हुआ जाता है उसके बाद भी पेनक्रियाज के पास, कहता भैया अब आप पेनक्रियाटिक लाइपेज निकाल दो, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कर लिया है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जब हो जाता है तो इस पर ये पेनक्रियाटिक लाइपेज काम कर पाता है। क्लियर हो रहा है इतना चीज? समझ रहे हो ना? साथ ही साथ जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये स्टमक की मोटिलिटी को भी कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जो मौजूद इसमें खाना है अब इस पर ये वर्क हो रहा है, तो इसको कहता है भैया थोड़ा शांत रहो अभी, ये जो आया फूड पार्टिकल इसमें हम थोड़ा काम कर लें, तो थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना आता रहता है। और एक तरीके से ये कोलेसिस्टोकाइनिन स्टमक में काम करता है, साथ ही साथ है ना ये मैसेज भेजता है स्टमक हमारे ब्रेन को, सटैटी यानी फील कराता है कि अब इनफ हो गया खाना, अब रहने दीजिए, तो सटैटी को फील कराता है। समझ में आ रही चीज? तो हम लोगों ने सीखा कि एसेसरी ग्लैंड्स में हमारा कौन कौन सा होता है, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियास, है ना। आगे बढ़े। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी इसोफेगस स्टमक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में हम डिस्कस करें तो जो इसोफेगस है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है ओरल कैविटी और स्टमक, एक तरीके से कनेक्ट कर देता है ओरल कैविटी और स्टमक, है ना। साथ ही साथ जो हमारा इसोफेगस है, इस इसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रिलीज होता। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि इस इसोफेगस से कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपर पोर्शन, सबसे अपर पोर्शन, अपर मिडिल और लोअर। अपर पोर्शन जो होता है ये स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है, मिडिल वाला जो बना होता है स्केलेटल और स्मूथ मसल्स दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, और जो लोअर है ये स्मूथ मसल्स का ही केवल बना हुआ होता है। और हमारे इसोफेगस में दो तरह का स्फिंक्टर पाया जाता है, एक तो होता है अपर स्फिंक्टर और एक होता है लोअर स्फिंक्टर। अपर स्फिंक्टर ये भी मसल्स की बनी हुई होती हैं, अपर स्फिंक्टर और लोअर स्फिंक्टर। इसीलिए ये स्फिंक्टर एक तरीके से बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। खाना खाने के बाद अगर हम पलट भी जाएं तो खाना हमारा मुंह में नहीं आता, माउथ कैविटी में नहीं आता, हम मूवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्फिंक्टर एक तरीके से इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। साथ ही साथ जो इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, इस फूड पार्टिकल बोलस को तरीके से पकड़ कर रखता है ना। तो किसी तरह से भी खाना हमारे मुंह में नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से ये जब एक बार खाना आ जाता है तो दोबारा नहीं जाने पाएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रस भी होती है। साथ ही साथ पेरिस्टालसिस मूवमेंट जब होता है तो हमारे जीआईटी की जो वाल होती है बोलस को, है ना, पकड़ कर रखती है।
अपर स्फिंक्टर, और एक होता है लोअर स्फिंक्टर। तो जो लोअर स्फिंक्टर है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अब कार्डियक स्फिंक्टर नाम क्यों पड़ा भाई साहब? अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक तरीके से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक ऑर्गन है, झोला नुमा, ये मान लीजिए आपका है वैसा, ठीक है। तो इस अगर स्टमक के पार्ट्स की बात करें, इस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, फंडस। इस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कार्डियक। कार्डियक। इस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, पाइलोरस। पाइलोरस। और इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, बॉडी। तो स्टमक का ये पोर्शन हार्ट के पास होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट। ये होता है फंडस पार्ट। फंडस पार्ट में ज्यादातर गैस ही होता है, क्योंकि गैस हल्की होती है तो ये ऊपर की तरफ जाती है तो यहां तक फंस जाती है। तो फंडस रीजन में गैस होता है। फिर ये आपका हो गया पोर्शन बॉडी, और साथ ही साथ ये होता है पाइलोरस। पाइलोरस जो होता है कनेक्ट होता है ड्यूडेनम से, है ना। तो स्टमक से खाना ईसोफेगस में जाने पर तो यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये वाला पोर्शन कार्डियक के पास होता है, इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर नाम पड़ा। साथ ही साथ इस कार्डियक स्फिंक्टर को और एक नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्टमक और ईसोफेगस के बीच में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं इसको, और कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर छोटा बच्चा अगर है, मान लो बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, दूध पीता हुआ बच्चा है, तो ये जो स्फिंक्टर होता है फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता है, इसकी स्मूथ मसल्स में उतना भी टोन नहीं आया होता है, ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। तो जब बच्चा दूध पीता है तो वो कुछ देर बाद वोमिट भी कर देता है, अगर उसका पेट दब जाए गलती से तो वो वोमिट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो उसका कार्डियक स्फिंक्टर अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, अच्छे से बंद नहीं हो पाता, इसलिए वो वोमिट कर देता है। वो तो बच्चा था, चलो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अब नौजवान हो गए हो फिर भी ये गलती होती है, तो फिर उसको हम लोग पढ़ते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई साहब अगर आप बड़े हो गए हो फिर भी आपका स्फिंक्टर सही से बंद नहीं हो पाता, तो क्यों नहीं बंद हो पाता है, वो हम लोग क्लिनिकली पढ़ते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग पढ़ते हैं। हार्ट बैंड के केस में या जीईआरडी के केस में गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज को बोलते हैं, यानी जो एसिड वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो तेजाब जो स्टमक में बना हुआ है ये ईसोफेगस में आ जाता है, और जो हम सोते हैं तो ये हमारे टीथ यानी एक तरीके से किक 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 की आवाज भी आती है, हमारे दांत को भी खराब कर सकता है, मुंह में भी आ जाता है, खट्टापन हमको महसूस होता है जब एसिडिटी होती है। तो समझ रहे हो चीज को। तो अगर कार्डियक स्ट्रक्चर फेल टू कॉन्ट्रैक्ट, अब आप यहां पे लिखिए कि कार्डियक स्फिंक्टर अगर अच्छे से बंद ना हो, कार्डियक स्फिंक्टर अच्छे से बंद ना हो, अच्छे से बंद ना हो यानी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो ये खुला हुआ रह जाएगा। यहाँ पे मौजूद जो एसिड है ऊपर की तरफ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा ना। अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अच्छे से बंद नहीं हो रहा है, तो हार्ट बाउंड की केस में कार्डियक स्फिंक्टर फेल टू रिलैक्स, सॉरी फेल टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे लिखिए हार्ट बाउंड की केस में, हार्ट बाउंड या इसको और भी नाम से चला जाता है, पायरोसिस भी बोलते हैं इसको, पायरोसिस भी बोलते हैं, या जीईआरडी भी बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो तीन नाम से जाना था, हार्ट बर्न, पायरोसिस एंड जीईआरडी। तो इस केस में क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर फेल टू कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक, क्लियर हो गया चीज। दूसरा आता है कि भैया चलो ठीक है, फेल टू कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, चलो समझ में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, फेल टू रिलैक्स, ये जो दीवार है, ये जो वाल्व है जो बंद हो गई है, अब ये भैया अपने पोजीशन पे नहीं जा रही है, फेल टू रिलैक्स। बोलस यहाँ पर आया हुआ है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि खुल जाओ महाराज, ये खुलता ही नहीं, पता नहीं किस सिद्ध में चलेगा है। तो जब ये खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा, तो ये जो दीवार जब खुलेगी नहीं तो स्टमक में क्या बोलस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। भाई जब गेट नहीं खुलेगा तो कहां से खाना आएगा अंदर, तो खाना अटका हुआ महसूस होता है, खाना अटका हुआ महसूस होता है। अगर दीवार रिलैक्स नहीं हो रही है, सॉरी, अगर इस ये वाल्व रिलैक्स कंडीशन में नहीं जा रही है, फेल्स टू रिलैक्स, फेल्स टू रिलैक्स, किस केस में होता है ये, आचलेजिया कार्डिया में, एचलाजिया, इस पर देख लिख लीजिए, ए चलाजिया कार्डिया, ठीक है, क्लियर हो गया इतना चीज। तो स्टमक की जो, सॉरी, जो डाइजेस्ट, जो इसोफेगस की जो दीवार है, वॉल्व है, वो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं करती, इतना समझ में आ रहा है ना। अब ये खाना होता हुआ कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया, समझ में आ रहा है चीज। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें स्टमक कैसा होता है, स्टमक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टमक, देखो भाई, ये तो इसोफेगस हो गया, हम लोगों ने पढ़ ही लिया। स्टमक कैसा है, जे शेप का ऑर्गन है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। जब खाना इसमें नहीं होता है तो एक तरीके से सिकुड़ा हुआ बैठा रहता है, लेकिन जब खाना ये इसमें पहुंच जाता है तो ये एक्सपैंड कर जाता है। एक्सपैंड क्यों कर पाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक रूगे बोलते हैं, गैस्ट्रिक रूगे। गैस्ट्रिक रूगे क्या करता है भैया, एक्सपैंड कर जाता है ताकि खाने का डाइजेशन अच्छे से हो पाए, इसीलिए कह रहे हैं खाना इतना खाओ जितना डाइजेस्ट कर पाओ, समझ में आ रहा है चीज। और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन में भी मदद कराता है गैस्ट्रिक रूगे। तो गैस्ट्रिक रूगे क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, पेट भर खाना खा लो, गैस्ट्रिक रूगे गायब, खत्म। क्योंकि अब स्टमक तो फैल गया पूर्ण रूप से, तो कहां से गैस्ट्रिक रूगे मिलेगा आपको, तो खाना इतना खाओ जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ, ठीक है, समझ में आ रहा चीज। तो स्टमक दे सकता होता है, ठीक है। बेसिकली खाना, ये जो स्टमक तरीके से स्टोरेज का काम होता है। अब इसोफेगस से तो आया, बिल्कुल ये डंडे नुमा तो है, अब ये तो स्टोर तो नहीं कर पाएगा, अब खाना तो यहीं रुकेगा ना स्टमक में। स्टमक में जो खाना होता है वो 4 से 5 घंटे तक रुकता है, कितने घंटे तक, 4 से 5 घंटे तक। अब थोड़ा थोड़ा खाना आगे बढ़ता हुआ रहता है और वो उसके बाद उसका डाइजेशन होता रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए अनवांटेड सब्सटेंस जो अब एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो स्टूल के रास्ते से बाहर निकल जाता है, फीकल मैटर के रूप में, समझ में आ रहा है चीज। तो एक तरीके से आपने एक सीखा कि स्टमक जे शेप का होता है, हमने आपको ये भी बताया कि ये फंडस पार्ट है, कार्डियक पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट है। अब पाइलोरिक पार्ट और कार्डियक पार्ट दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो पाइलोरिक स्ट्रक्चर होता है, पाइलोरिक स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या करता है, अब खाना आ गया ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से स्टमक में दोबारा ना आने पाए तरीके से बैक फ्लो प्रिवेंट कर रोकता है, तरीके से कि बैक फ्लो प्रिवेंट, बैक फ्लो ना होने पाए खाने का, समझ आ रहा। तो पाइलोरिक स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में होता है। साथ ही साथ जो हमारा स्टमक है ये जे शेप का होता है, और ये गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करता है, और गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एचसीएल होते हैं जो फूड पार्टिकल्स में मौजूद जो पैथोजन या बैक्टीरिया होते हैं तो उसको मारने का भी काम करता है। साथ ही साथ ये पेप्सिनोजन को, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। डेली
1 से 2 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस का जो 90 गैस्ट्रिक जूस का मैक्सिमम अगर कंपटीशन की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस का 99.5% क्या होता है? 99.5% वाटर होता है। बाकी जो 0.5% उसमें क्या होगा भाई साहब? 0.5% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक में आपका सब नाम लिखा रहा हूं, एंजाइम जितने भी पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस में, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइक गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक, अरे यार जगह ही नहीं बचता, ऊपर लिख दिया, चलो ऊपर लिख दो। ये आपका है गैस्ट्रिक जूस। सबको मिटा के लिखते हैं, ठीक है, अब पूरे में आ जाएगा। कहानी मुंह में पढ़ो, ठीक है, कोई चीज का नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, बस पढ़ते रहो, बस जानकारी चाहिए आप लोगों को। देखिए गैस्ट्रिक जूस पता है ना आपको कि स्टमक तरीके से कैसा जे शेप का है, खाना 4 से 5 घंटे तक रहता है इसमें। कोई तुमसे पूछे स्टमक का क्या फंक्शन, तो बता सकते हो कि खाना एक तरीके से स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ एक तरीके से ये खाने का डाइजेशन कराता है। इसमें मौजूद जो पेप्सिनोजन है ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में मदद करती है। गैस्ट्रिक लाइपेज है या गैस्ट्रिक अमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट या फैट भी काम करती है। साथ ही साथ इसमें मौजूद जो HCl है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, क्योंकि HCl क्या है तरीके से, स्टमक में जो HCl गैस्ट्रिक जूस वो एक तरीके से बैक्टीरिया को किल कर देता है। और साथ ही साथ सबसे जो अच्छी बात तो ये है कि ये जो टाइफाइड यानी साल्मोनेला टाइफाइड जो बैक्टीरिया है उसके लिए अच्छा काम करता है। जैसे ही टाइफाइड वाला बैक्टीरिया स्टमक में आता है HCl उसको पहले मारता है। किलर पोटेंट फॉर टाइफाइड बैक्टीरिया, किलर पोटेंट और टाइफाइड बैक्टीरिया कौन? HCl। समझ लो चीज। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना बात के डाइजीन सिरप पीते रहते हैं। अरे भाई साहब जब गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों पी रहे हो बिना बात के? कुछ लोग एंटा एसिड भी ले लेते हैं बिना बात के, बाइकार्बोनेट या जो भी मार्केट में मिलते हैं ना सिरप, पिए जा रहे हैं 3 घंटा 4 घंटा, तो कुछ मालूम ही नहीं डोज का क्या कितना होता है ना। गूगल पे जाके सर्च किया कि अगर एसिडिटी होती है तेजाब ज़्यादा बनता है तो कौन सा पीना चाहिए, और उसके बाद तो 2-2 महीना 3-3 महीना पीते रहे। तो बिना बात के PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो HCl के फॉर्मेशन को रोकता है, बिना बात के एंटी एसिड या डाइजेन सिरप, कोई भी सिरप आप जो एसिडिटी यानी स्टमक में मौजूद एसिडिटी को कम कर दे, नहीं पीनी चाहिए। जब जरूरत हो तभी पीना चाहिए, ठीक है। और एक एक तरीके से डोज के अकॉर्डिंग पीना चाहिए, क्योंकि HCl आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर HCl होगा तो मौजूद जो पोटेंट यानी सॉरी जो मौजूद साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसको मार पाएगा। आपने तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया ना, HCl को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया एंटी एसिड पी के, PPI लेके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक पेंटाप्रोजोल, रानिप्रोजोल, है ना, एसोमेप्राजोल जो मेडिसिन आती है मार्केट में, आपने इसको लेकर तो इसको क्या कर दिया, एसिडिटी को कम कर दिया ना। जब स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट कम होगा तो बैक्टीरिया पनप जाएंगे, अब बैक्टीरिया पनप आएंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे टाइफाइड बैक्टीरिया जब पनपेगा तो एंटेरिक फीवर हो जाएगा, परफोरेशन होगा आपके हाथ में। समझ रहे हो चीज को। और एक बैक्टीरिया का नाम आप जानते होंगे, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक तरीके से ये गैस्ट्रिक अल्सर का काज करता है ना। अब तो ये तो हो गया, मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाया हो, बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में एनसेड लिया हो, बिना बात के खाए जा रहे हैं आप आइबुप्रोफेन या साइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, जो भी एनसेड्स आते हैं मार्केट में, थोड़ा सा दर्द हुआ तो तुरंत आपने एनसेड ले लिया,
तो एनसेड एक तरीके से क्या करता है, HCl के प्रोडक्शन को कम कर देता भाई साहब। कैसे कम करेगा एनसेड, क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को कम कर देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कम होगा तो HCl का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, HCl के प्रोडक्शन को तरीके से कम करता है। मतलब नॉर्मल वे में होना चाहिए, लेकिन आपने तो भरपूर मात्रा में लिया ना एनसेड, तो जो HCl के को तरीके से नॉर्मल वे में, ये देखिए कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होगा तो वो डेंजर हो जाएगा ना तरीके से। एक नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ज्यादा, अब मान लीजिए कि आप किसी रूम में रहते हो, आपने एसी लगा रखी है, आप एसी लगाई तो लगा दिया आपने, 16 पे चला रहे हैं, तो ज्यादा में अगर रूम टेम्परेचर डाउन जाएगा तो आप बीमार पड़ जाओगे, या ज्यादा जरूरत से ज्यादा आपको गर्मी लग रही है तब भी बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसे ही इस एनवायरनमेंट, ये जो एनवायरनमेंट एसिडिक एनवायरनमेंट है, ये नॉर्मल वे में होना चाहिए। ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तब भी खतरा है, और ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा तब भी खतरा है। तो एक मेंटेन अवस्था में होती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन तरीके से इसको मेंटेन अवस्था में रखती है। लेकिन आपने एनसेड लेकर प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को आपने रोका ना, आप समझ नहीं पा रहे। देखिए ऐसा समझो कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है तरीके से, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, HCl को तरीके से नॉर्मल वे में रखता है। लेकिन अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी हो जाए तो HCl का जो अमाउंट जो नॉर्मल में था वो रह पाएगा, यानी इस तरीके से इसको एक्टिविटीज को HCl को कम करता है तरीके से। जब बढ़ने लगे तो उसको कम कर देता है, ऐसे समझो, बिना बात के कम नहीं करता, बढ़ने लगता है तब कम करता है। लेकिन आपने तो एनसेड ले रखा है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी हो गई, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी हो गई तो क्या होगा, HCl का प्रोडक्शन ज्यादा होगा स्टमक में, और ये HCl क्या करेगा, इस दीवार को क्या कर देगा, खा लेगा इसको, और घाव बन जाएगा, और यहाँ पे एक बैक्टीरिया पनप जाएगा, इसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया एक तरीके से एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं पनप सकता, एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं पनप सकता है। लेकिन इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं यूरेस। कौन सा एंजाइम, यूरेस। और ये यूरेस एंजाइम क्या करता है, यूरेस एंजाइम यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये अमोनिया हमारे बाल के लिए खतरा साबित हो जाता है, स्टमक बाल के लिए। और यही अमोनिया बनाकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है ना, समझ रहे चीज को, और बच जाता है। तो HCl कितना हमारे स्टमक के लिए कैसे उपयोगी है, और एक तरीके से बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों होता है। इसलिए कोई भी चीज नॉर्मल वे में होनी चाहिए, है ना। अगर आपको दिया गया है तो उसका इस्तेमाल अच्छे से करिए, ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा बढ़ा ले कोई भी चीज और जरूरत से ज्यादा घटा ले। हर चीज एक नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए, तभी अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया इतना चीज। आगे बढ़े तो हम लोग जा रहे थे डिस्कस करने गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो बेसिकली देखिए हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, है ना, क्योंकि हम सिलेबस, क्योंकि हमको क्या पढ़ाना है हमको खुद नहीं पता, बस हम बोर्ड पे आते पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं है कि कोई लिखा हुआ चीज है तो उसको काट के पढ़ाना है, बस आप समझिए इस चीज को। तो गैस्ट्रिक जूस एक तरीके से इसमें वाटर होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वाटर 99.5% होता है, सॉरी 99.5% होता है, और अदर सब्सटेंस होते हैं। अब अदर सब्सटेंस की बात करें 0.5% में, तो कुछ तो होगा ऑर्गेनिक और कुछ तो होगा इनऑर्गेनिक। 1 से 2 लीटर पर डे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है हमारे स्टमक में। गैस्ट्रिक जूस तरीके से हमारे स्टमक में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद जो फोल्डिंग है, सॉरी म्यूकस मेम्ब्रेन में एक तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। और हमारे स्टमक में कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक एंजाइम्स होती हैं लाइक
गैस्ट्रिक लाइपेज पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन प्रोरेनिन जिलेटिनेज जिलेटिनेज एंजाइम्स पाई जाती। इनऑर्गेनिक में आपको देख ले HCl सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयंस लाइक सब्सटेंस पाई जाती है। तो गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, वाटर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया चीज को आपको। बेसिकली अगर देखें तो गैस्ट्रिक जूस हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका क्या फंक्शन है वो भी हम लोगों ने सीखा। अगर हम बात करें स्टमक के वाल के बारे में, स्टमक का वो जो वाल होता है, स्टमक का वाल जो होता है ना भाई साहब, यह है स्टमक का वाल। तो एक ग्लैंड लगता है, ट्यूबुलर ग्लैंड, इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, जो दीवार है, अगर कोई सर्जन सबसे पहले अगर गैस्ट्रिक वाल को कट करेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, कोई सर्जन है तो गैस्ट्रिक दीवार वाल को कट करेगा तो सबसे पहले कौन से लेयर को हटाएगा, तो आपको लेयर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा लेयर है, सिरोसा, आउटर टू इनर जा रहे हैं सिरोसा। उसके बाद मस्कुलर लेयर, तो मस्कुलर लेयर में 3 लेयर पाया जाता है गैस्ट्रिक वाल में, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ऑब्लिक मसल, उसके बाद some mucus, then serosa muscularis, some mucosa and mucosa। अब म्यूकोसा की भी 3 लेयर होती हैं, म्यूकोसा की भी 3 लेयर होती हैं। तो आउटर टू इनर आए, सबसे पहले क्या आएगा आपको, मस्कुलरिस म्यूकोसा आएगा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, एक तरीके से ये एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन में हेल्प करती है भाई साहब, है ना। ये जब अपनी आप एक तरीके से बढ़ाएंगी, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, वॉल्यूम घटा लेंगे तो एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। तो मस्कुलस म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया में ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या आएगा, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है चीज, क्लियर। ये आप बता सकते हैं इस चीज को। इसी मसल्स लेयर्स में क्या होती है, न्यूरॉन्स होती हैं, एंटे न्यूरॉन्स हम लोगों ने देखा। कुछ न्यूरॉन्स भी होती हैं लाइक एंट्रिक न्यूरॉन, ऑर्बैक न्यूरॉन। सब म्यूकोसा में क्या होता है, मिशनर प्लेक्सस पाई जाती हैं। तो ये सब हम लोग एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती हैं जीआई को चलाने के लिए या इसके सिक्रेटरी फंक्शन के लिए, तो इसलिए न्यूरॉन्स भी पाई जाती हैं, एंट्रिक न्यूरॉन। समझ रहे चीज को। तो एक तरीके से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, अगर हम एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें, देखो HCl एक तरीके से आप एक दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा, जैसा जो HCl का फॉर्मेशन होता है, वो HCl का फॉर्मेशन, ये ब्लड वेसल्स है, लेमिना प्रोप्रिया, और यहाँ पे क्या होता है, ल्यूमन स्टमक। तो जब HCl का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो हाइड्रोजन प्लस अलग आता है और Cl अलग आता है, ठीक है। और ये स्टमक की वाल में, सॉरी स्टमक के ल्यूमन में आके एक दूसरे से मिलते हैं, तब HCl का फॉर्मेशन होता है। अगर HCl का फॉर्मेशन यही पैराइटल सेल में हो जाए ना, तो पैराइटल सेल को खुद ये क्या कर लेगा, भस्म कर देगा, खा लेगा। तो देखिए किस तरह से यह कुदरत का इंतजाम देखिए आप, है ना। ऐसे ही होता है, और मेरा चीज कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसा होता है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक पिट में आकर खुलते हैं, गैस्ट्रिक पिट, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, गैस्ट्रिक पिट के बॉटम में आके खुलते हैं। बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक पिट में आकर खुलते हैं, गैस्ट्रिक पिट के बॉटम में आके खुलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कौन कौन सा सेल्स होता है।
गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, कुछ तो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या समझते हैं हम? जो डक्ट के द्वारा अपना मटेरियल बाहर निकाले उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो डायरेक्ट ब्लड में अपना मटेरियल बाहर निकाल दे उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए साहब, एक तो होता है म्यूकस सेल, म्यूकस सेल, और एक तो होता है म्यूकस नेक सेल, एक तो होता है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल को और एक नाम से जाना जाता है, कोई बता सकता है? पेराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक या ये पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, इसको और नाम से जाना जाता है जाइमोजन सेल, जाइमोजन सेल। ठीक है, तो पेराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं और जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। फिर आपका आता है चीफ सेल, चीफ सेल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गैस्ट्रिन सॉरी जी सेल। फिर आपका आता है एंटेरोक्रोमाफिन, एंटेरोक्रोमाफिन सेल। फिर आपका आता है एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। ठीक है, समझ रहे? ईसी एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। तो म्यूकस सेल क्या करेगा भाई साहब? हमने आपको बताया कि ये मान लीजिए गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो बहुत सारे यहाँ पे सेल्स लगे हुए होते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है? कहाँ होता है? हमने अभी तो बताया ना 3 लेयर के बारे में। हर चीज को पढ़ने से जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए। मस्कुलरिस म्यूकोसा यहाँ है, यहाँ पे लेमिना प्रोप्रिया और एपिथेलियल सेल है। तो एक तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन एक तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। समझ गए इतना चीज? तो देखो, तो म्यूकस सेल क्या करेगा? म्यूकस बनाएगा भाई साहब। म्यूकस क्या बनाएगा? म्यूकस बना देगा। क्यों बनाता है म्यूकस? क्या जरूरत है इसकी? है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाए ना, लेकिन जरूरी है क्योंकि यहाँ अगर स्टमक में एचसीएल अगर इस सेल को यहाँ पे कोई कवरिंग अगर ना हो, कोई सुरक्षा गार्ड ना हो तो डायरेक्ट अटैक कर देगा और दीवार को क्या बना देगा? जख्मी बना देगा। इसलिए म्यूकस सेल, म्यूकस नेक सेल म्यूकस का फॉर्मेशन करती हैं, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयन का भी फॉर्मेशन करती हैं ताकि ये इस एसिडिटी से बचाया जा सके, इसके खतरनाक तेजाब यानी जहर से बचाया जा सके। इसलिए एक तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं ताकि ये खुद ना दीवार को खा ले, परफोरेट कर दे, छेद बना दे इसमें। इसलिए प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म के द्वारा म्यूकस नेक सेल या म्यूकस सेल सीक्रेट करती है। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल या जाइमोजन सेल क्या बनाती है? तो पैराइटल सेल या इसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलती हैं, जाइमोजन बनाते हैं। तो क्या बनाता है भाई साहब? एचसीएल। क्या बनाएगा? एचसीएल, एचसीएल बनाएगा। और क्या बनाता है? सीआई या कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो एचसीएल का फंक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है ना, पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। समझ में आ रहा है? और एक बार अगर पेप्सिन कन्वर्ट हो गया तो फिर एचसीएल का जरूरत नहीं है क्योंकि पेप्सिन क्या ऑटोकैटालिस्ट बाकी बचे हुए पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। CI कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए, क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब अगर पैराइटल सेल, स्टमक के पैराइटल सेल में अगर अल्सर हो जाए तो क्या विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा? किस टाइप का एनीमिया पूछता है, किस टाइप का एनीमिया होगा? तो आप क्या बताओ? परनीशियस एनीमिया, है ना। बोन मैरो, बोन मैरो में क्या बोलता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। होल ब्लड के फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? हेमोपोइसिस बोलते हैं। हेमोपोइसिस के दौरान, यानी अगर हम आरबीसी की बात करें, एरिथ्रोपोइसिस, तो एरिथ्रोपोइसिस के दौरान विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है उसके मैच्योरेशन के लिए। अगर आरबीसी मैच्योर नहीं होगा तो इमेच्योर डिलीवरी कराएगा, जंप करेगा ब्लड में, और ब्लड में पहुंचते हुए क्या होगा? जख्मी हो जाएगा, क्योंकि यह जैसा इमेच्योर है भाई साहब। अगर इमेच्योर चीज, कोई भी चीज इमेच्योर हो यार
तो उसकी क्या समझ बूझ होती है, कैसे कहाँ पतले से पतले गली में कैसे निकलना है ना। कोई जैसे गाड़ी चलाता है, बहुत मेच्योर गाड़ी चलाने में, तो छोटी छोटी गली से भी निकल जाता है, समझ ना चीज, क्योंकि वो बहुत कुछ सीखा है, मैच्योर हो चुका है। लेकिन जो कुछ जानता ही नहीं, वो पतली गली में जाएगा या इधर उधर लड़ जाएगा। तो ऐसे ही ये आरबीसी इमेच्योर है, इसके बिना, विटामिन बी 12 के बिना। तो परनीसियस एनीमिया होगा, लिख लीजिए परनीसियस, परनीसियस एनीमिया। समझ में आ रहा है चीज। एस्टिल के बारे में आप लोग जानते हैं, क्या बारे में, उसके बारे में डिस्कस करें बार बार। साथ ही साथ आपका होता है चीफ सेल। तो चीफ सेल क्या करता है भाई साहब, चीफ सेल बनाता है, चीफ सेल का एक और नाम है यार, पेप्टिक या चीफ सेल। इसको पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल। चीफ सेल को पेप्टिक सेल भी बोलते हैं। ये क्या बनाता है, पेप्सिनोजन बनाता है, पेप्सिनोजन। और क्या बनाएगा, प्रोरेनिन बनाएगा, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन बनाएगा। और क्या बनाएगा, गैस्ट्रिक लाइपेज भी बना देता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जब सेल बनाती है तो उसको अपने इनएक्टिव फॉर्म में रखती है, इनएक्टिव फॉर्म में। वो एक्टिवेट कहाँ होती है, स्टमक के ल्यूमन में आके एक्टिवेट होती है। अगर एक्टिवेट वो सेल में ही हो जाए तो खुद को खा लेंगे ना, सेल क्या है, प्रोटीन ही तो है। तो पेप्सिनोजन एक तरीके से प्रोटीन समझ के तो चबा जाएगा। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन क्या है, प्रोटीलिटिक एंजाइम है, समझ में आ रहा है ना चीज। और प्रोराइन एक तरीके से एनिमल के स्टमक में पाया जाता है, बच्चे में भी पाया जाता है ना। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बात ये भी जान लो, म्यूकस नेक सेल, पैराइटल सेल, चीफ सेल तो भाई साहब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये डक्ट के द्वारा ल्यूमन में आके खुलते हैं स्टमक में। लेकिन जो जी सेल है ये क्या करता है, जी सेल ये गैस्ट्रिन हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन, लिख लो, साफ साफ लिखो इसको, गैस्ट्रिन हार्मोन निकालता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या है, अच्छा इस इतने के बारे में हमको डिस्कस कर ही लिया ना, तो उसको थोड़ा सा ऊपर लिख दो। जी सेल, अच्छा एक सेल और भी छोटा था, डी सेल, ठीक है, डी, जी सेल एंड डी सेल, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। तो जी सेल क्या करेगा, गैस्ट्रिन का रिलीज करेगा। लेकिन गैस्ट्रिन कहाँ रिलीज करेगा, ल्यूमन में, डक्ट के ल्यूमन में, आंसर इज नो। गैस्ट्रिन क्या, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, लिख दो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा ब्लड में अपना मटेरियल बाहर निकालती है, समझ में आ रहा है चीज। डी सेल क्या करेगा, सोमैटोस्टैटिन का फॉर्मेशन करेगा, सोमैटोस्टैटिन। एसीसीएल क्या करेगा, हिस्टामिन का फॉर्मेशन करेगा, हिस्टामिन। तो गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या है साहब, तो गैस्ट्रिन क्या करता है, एचसीएल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कैसे, वो हम लोग जानते हैं कि ये मान लीजिए पैराइटल सेल है, जाहिर सी बात है पैराइटल सेल क्या बनाता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो पैराइटल सेल में मौजूद जो प्रोटॉन पंप या होते हैं, है ना, प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम या एटीपेज पंप भी बोलते हैं या प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं, उसके एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। तो उसकी एक्टिविटी को जब बढ़ा देगा तो एचसीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, इस तरह ये काम करता है गैस्ट्रिन। साथ ही साथ डी सेल सोमैटोस्टैटिन। अब सोमैटोस्टैटिन एक तरीके से इसके जस्ट उल्टा है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, यानी इसके फंक्शन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है सोमैटोस्टैटिन। तो एक बढ़ाने वाला है, घटाने वाला है। तो एक तरीके से ये नॉर्मल वे में चलता रहता है ना, किसको कब क्या काम करना है इनको पता होता है सेल को, ठीक है। ऐसे हिस्टामिन है, तो हिस्टामिन भी एक तरीके से इस पंप को क्या करता है, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा। तो प्रोटॉन पंप अगर ज्यादा अच्छा काम कर रहा होगा तो एचसीएल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो गैस्ट्रिन और हिस्टामिन एचसीएल के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और सोमैटोस्टैटिन एचसीएल प्रोडक्शन को घटाते हैं। समझ में आ रहा है चीज। अब ज्यादा हो जाएगा, हम लोग और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। थैंक यू वेरी मच।